नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के पूर्व विधायक पर ईडी का एक्शन है। आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन। 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ की 21 अचल संपत्ति कुर्क की गई है। 2 बार के विधायक है समाजवादी पार्टी के आरिफ अनवर हाशमी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन ईडी का। बता दें कि सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कई मामलों में आरोप मुकदमे दर्ज है। कई आपराधिक साजिशों के मामलों में भी मुकदमे दर्ज है। तो बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ की 21 अचल संपत्ति कुर्क की गई है। आरिफ अनवर हाशमी पर ईडी का बड़ा एक्शन। 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रुख करेंगे उनकी तरफ। अशोक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर ईडी का एक्शन हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ये मामले थमने का नाम नहीं है। हालांकि इससे पहले भी द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आरिफ अनवर हाशमी से ईडी पूछताछ कर रही थी। लंबी पूछताछ के बाद कल यानी मंगलवार को ईडी ने इनकी 8.24 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। हालांकि ये संपत्ति इससे ठिकाने बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो पूरी संपत्ति है ये आरिफ अनवर हाशमी के राजू सलाम पत्नी के नाम बताया जा रहा है। हालांकि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कुर्की से है और उसके बाद इसमें विशेष कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। बिल्कुल अशोक, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी, उसमें क्या कुछ सामने आया था? ईडी का क्या कुछ बयान सामने आया? हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो जिला अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई थी 115 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क होने की बात सामने आई थी। हालांकि ईडी के द्वारा लगातार इससे गहनता से जांच किया जा रहा था और इनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि उस पूछताछ के आधार पे इनकी 8.24 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है और आगे भी इन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि इनका अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए तो आरिफ अनवर हाशमी और उनके भाई समेत अन्य लोगों पर दंडेश्वर जमीन में धोखाधड़ी, जालसाजी और तमाम अपराध के मामले में ये लोग वंचित हैं और इन पर लगातार जांच भी की जा रही थी और इसमें इनके भाई भी जेल जा चुके हैं, आरिफ अनवर हाशमी भी जेल जा चुके हैं और इन पे लगातार जिला अधिकारी के द्वारा जांच किया जा रहा था। लेकिन अब ये पूरा मामला ईडी के हाथों में है। अब ईडी अपने तरीके से इन पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल अशोक, परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब ये समाजवादी पार्टी में 2 बार विधायक रह चुके हैं तो अपने शासनकाल में इन्होंने लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके लोगों से पीड़ित लोगों से इनकी जमीन हड़पी गई और जो कोर्ट रजिस्टर दस्तावेज है उसके आधार पर जमीन कब्जा किया गया और जिस पर स्कूलें बनाई गई और बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाई गई। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो पार्टी बेसिक जो नेता है वो कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से दूसरी विपक्ष की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है तो जाहिर सी बात है जब किसी दस्तावेज में जब कूट रचित जैसे मामले पाए जाते हैं, अभिलेख फर्जी पाए जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। प्रशासन सबके लिए है और प्रशासन लगातार सब पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल अशोक, ईडी के अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 21 अचल संपत्ति है ये सभी अवैध है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से अभी तक जिला प्रशासन ने जो पिछली बार इन पर कार्रवाई की थी तो उसमें 115 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी जो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किया जा चुका है। लेकिन जब कल यानी मंगलवार को इनके द्वारा इनकी प्रॉपर्टी 8.24 करोड़ की शुरू की गई तो ये ईडी के द्वारा किया गया है। उसके बाद भी ईडी लगातार इनके जो अन्य लोग शामिल हैं, जो भाई है, इनके जुड़े लोग हैं, इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जांच पड़ताल का दौर लगातार जारी है। अशोक, देखना बेहद अहम होगा कि इसके बाद ईडी का एक्शन क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन जारी रहेगा। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। प्रदूषण को लेकर ऑड इवेंट की भी तैयारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम किया जाएगा। तो 1 जनवरी तक पटाखों पर बैन जारी रहेगा। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन जारी रहेगा और दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन होगा। कंपनियों पर भी बैन लगाया जाएगा। 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर बैन है। साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये अहम फैसला किया गया है। एक बड़ा फैसला प्रदूषण को लेकर और इवेंट की भी तैयारी की जा रही है। हर साल की तरह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम किया जाएगा और ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। पटाखों पर बैन लगाया गया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन जारी रहेगा। हालांकि देखना बेहद अहम होगा कि पटाखों पर बैन क्या पिछले साल की तरह रहता है, क्योंकि पिछले साल भी बैन होने के बावजूद पटाखे लोगों के द्वारा फोड़े गए थे। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उस तरीके का माहौल देखा गया था। तो दिल्ली में सर्दियों के समय हर बार प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार तमाम कदम उठाती हुई नजर आ रही है और अब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान भी कर दिया है। प्रदूषण को लेकर और इवेंट की भी तैयारी की जा रही है। प्रदूषण को लेकर राजधानी में सांस लेने तक की समस्या हो जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जाते हैं और इस साल भी 1 जनवरी तक पटाखों पर बैन लगाया जाएगा। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन रहेगा। तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात का ऐलान किया है। साथ ही ऑड इवेंट को भी जारी किया जाएगा। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व मिलकर तमाम कार्य करते हुए नजर आएंगे। प्रदूषण को लेकर ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर यह ऐलान किया गया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया जाएगा। तो दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम किया जा रहा है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है। कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक
जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो, और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी सभा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और आप किसी भी युवा से पूछ लो, वही जवाब मिलेगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? 0। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़,
1,00,000 करोड़ जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है, और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और जो पंजाबी है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर है। तो आप जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी को सुन रहे थे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, ऐसे में राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में बढ़ते आगे, बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 मकानों पर बुलडोजर चला है, खलिहान की जमीन पर कर रखा था निर्माण। केसरगंज के ग्राम पंचायत सराय जगना में हुई कार्रवाई। 92, 211 और 212 की जमीन पर हुआ था निर्माण। खलिहान और रास्ते की जमीन पर हुआ था निर्माण। एक झटके में महिला, बच्चे समेत 129 लोग बेघर। एसडीएम केसरगंज की मौजूदगी में गिराए गए मकान। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स रही तैनात।
तो 23 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है बहराइच में। तो बहराइच में ये 23 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, खलिहान की जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भारी संख्या में तैनात रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।